नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2026 की उस ब्लॉकबस्टर फिल्म की जिसने हर बेटे और पिता के रिश्ते की परिभाषा बदल दी। फिल्म का नाम है हैप्पी राज। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही बेहतरीन कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जहां हमारा हीरो आनंद राज, जिसे सब हैप्पी कहते हैं, रहता है। नाम तो उसका हैप्पी है, लेकिन उसकी लाइफ में खुशियां जैसे रूठी हुई है। हैप्पी दिखने में अच्छा है, स्वभाव का नेक है और एक अच्छे भविष्य के सपने देखता है, लेकिन उसकी शादी की बात जहां भी चलती है वहां से सिर्फ इनकार आता है। वजह खुद हैप्पी नहीं, बल्कि उसके पिता कथामुथु है। कथामुथु गांव के एक स्कूल में मामूली टीचर है, लेकिन पूरा गांव उनका सम्मान करने के बजाय उनका मजाक उड़ाता है। उनके चलने का ढंग, उनका तंजोस स्वभाव और उनकी शारीरिक बनावट को लेकर लोगों ने उन्हें कुथिराई मुत्तई जैसा भद्दा नाम दे रखा है। ये बुलिंग सिर्फ कथामुथु तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक जहरीले धुएं की तरह हैप्पी की पूरी जिंदगी को घेर लेती है। हैप्पी जब भी किसी लड़की से मिलता है तो उसे एहसास कराया जाता है कि उसका परिवार अजीब है। गांव की गलियों में चलते हुए जब लोग उसके पिता पर फप्तियां कसते हैं तो हैप्पी का सिर शर्म से झुक जाता है। वो अपने पिता से नफरत नहीं करता, लेकिन उसे उस शर्मिंदगी से नफरत है जो उसे अपने पिता की वजह से झेलनी पड़ती है। एक बार गांव के एक फंक्शन में जब कथामुथु को सरेआम बेइज्जत किया जाता है तो हैप्पी का सब्र टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो इस गांव में रहा तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा और ना ही उसे कोई जीवन साथी मिलेगा। यही से शुरू होता है हैप्पी का अपने जड़ों से कटने का फैसला। वो तय करता है कि वो इस कलंक को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया बसाएगा, जहां कोई उसे उसके पिता के नाम से न जानता हो। वो अपनी आंखों में बड़े शहर के सपने और दिल में एक गहरी टीस लेकर बेंगलुरु की ओर निकल पड़ता है। उसे लगता है कि शहर की चकाचौंध में उसके पिता की वो पुरानी फटी हुई धोती और गांव वालों के ताने कहीं खो जाएंगे। लेकिन क्या हकीकत इतनी आसान होती है? क्या हम अपनी पहचान को इतनी आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं? बेंगलुरु पहुंचकर हैप्पी एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब ढूंढ लेता है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। न कोई उसे जानता है, न कोई उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है काव्या से। काव्या जो एक मॉडर्न, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। हैप्पी को पहली बार लगता है कि वह सच में हैप्पी है, पर उसे क्या पता था कि जिस अतीत से वह भाग रहा है वही अतीत एक दिन उसके सामने हिमालय बनकर खड़ा हो जाएगा। बेंगलुरु की इस नई दुनिया में हैप्पी अब खुद को एक नए अवतार में ढाल चुका है। यहां उसे कोई कुथिराई मुत्तई का बेटा कहकर नहीं पुकारता, बल्कि वह एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसी बीच काव्या के साथ उसकी दोस्ती अब प्यार का रूप ले चुकी है। काव्या एक ऐसी लड़की है जो दिखावे से दूर इंसान की सादगी से प्यार करती है। हैप्पी को लगता है कि उसे उसकी मंजिल मिल गई है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। हैप्पी ने अपनी पिछली जिंदगी, अपने गांव और खासकर अपने पिता के बारे में काव्या को कुछ भी सच नहीं बताया है। जब भी काव्या उसके परिवार के बारे में पूछती, हैप्पी बात घुमा देता या कोई छोटा मोटा झूठ बोल देता। उसे डर था कि अगर काव्या को उसके पिता के बारे में पता चला तो वह भी गांव की उन लड़कियों की तरह उसे छोड़कर चली जाएगी। यह डर उसे काव्या के करीब तो लाता है, पर साथ ही उसे एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां हर कदम पर एक नया झूठ बोलना पड़ता है। हैप्पी और काव्या का रोमांस फिल्म के इस हिस्से में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। मेट्रो की सवारी से लेकर कब्बन पार्क की सैर तक उनकी केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत लेती है। रोमांच तब आता है जब काव्या के पिता राजीव की एंट्री होती है। राजीव एक बेहद अमीर, रईस और क्लास में यकीन रखने वाले इंसान है। वो अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहते हैं जिसका परिवार भी उन्हीं की तरह परफेक्ट और सोफिस्टिकेटेड हो। जब राजीव को हैप्पी के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने की इच्छा जताते हैं। हैप्पी के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका वो पिता जिसे वो दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखना चाहता था।
वो राजीव के सामने खुद को एक ऐसे खानदान का वारिस बताता है जिसका गांव में बहुत मान सम्मान है। वो अपने पिता की एक ऐसी छवि पेश करता है जो असलियत से कोसों दूर है। अब दबाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों परिवारों की मुलाकात तय हो जाती है। हैप्पी जानता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो भारी मन से अपने गांव वापस जाता है। वहां पहुंचकर उसे महसूस होता है कि गांव बदला नहीं है। लोग आज भी उसके पिता का वैसे ही मजाक उड़ा रहे हैं। हैप्पी अपने पिता तथा मुत्थु से मिलता है और उन्हें बेंगलुरु चलने के लिए मनाता है। वो अपने पिता को समझाता है कि वहां उन्हें बहुत सलीके से रहना होगा, अच्छे कपड़े पहनने होंगे और काव्या के परिवार के सामने बहुत कम बोलना होगा। भोला पिता, जो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, फौरन तैयार हो जाता है। कथामुत्थु को यह नहीं पता कि उसका बेटा उसे प्यार से नहीं बल्कि एक दिखावे की वस्तु बनाकर शहर ले जा रहा है। यहीं से शुरू होता है फिल्म का वो हिस्सा जहां हंसी के ठहाकों के बीच दर्शकों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। कहानी के इस पड़ाव पर अब मंच सज चुका है। बेंगलुरु का एक आलीशान होटल, जहां एक तरफ काव्या के पिता राजीव अपनी पूरी रईसी और क्लास के साथ बैठे हैं और दूसरी तरफ है बेंगलुरु। पप्पी अपने पिता कथामुथु को लेकर पहुंचता है। हैप्पी ने अपने पिता को महंगे जूते, ब्रांडेड शर्ट और पैंट पहना दी है, लेकिन कथामुथु उन कपड़ों में उतने ही असहज दिख रहे हैं जितना कि एक मछली पानी के बाहर। हैप्पी का दिल जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि उसने झूठ की जो दीवार खड़ी की थी, आज उसकी परीक्षा है। राजीव, जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं, कथामुथु से बात करना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो हैप्पी बीच बचाव करके बातों को संभाल लेता है, लेकिन कथामुथु की मासूमियत और उनके गांव के तौर तरीके धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। जब होटल के वेटर उन्हें कांटा चम्मच देते हैं तो कथामुथु को समझ नहीं आता कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है और वो अपने चिरपरिचित अंदाज में हाथ से ही खाना शुरू कर देते हैं। राजीव के चेहरे पर हैरानी और नापसंदगी के भाव साफ दिखने लगते हैं। हैप्पी बार बार अपने पिता को मेज के नीचे से पैर मारकर टोकता है, कभी उन्हें आंखें दिखाता है तो कभी कान में फुसफुसाकर चुप रहने को कहता है। दर्शकों के लिए यह दृश्य हंसने वाले हैं, लेकिन गहराई में देखें तो यह एक बेटे की अपने पिता के प्रति शर्मिंदगी को दिखाते हैं जो बहुत दुखद है। कथामुथु, जो सिर्फ अपने बेटे की शादी पक्की करने की नीयत से आए हैं, राजीव को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और मजाकिया अंदाज में राजीव से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन राजीव को लगता है कि यह आदमी उनके स्तर का नहीं है। वो हैप्पी से अकेले में पूछते हैं, क्या यही वो महान और सम्मानित व्यक्तित्व है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हैप्पी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो डर के मारे एक और झूठ बोल देता है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। काव्या, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, उसे महसूस होने लगता है कि हैप्पी कुछ छिपा रहा है। इसी बीच कथामुथु की एक पुरानी आदत, बातों बातों में अपनी कंजूसी और गांव की उन छोटी छोटी बातों का जिक्र करना, राजीव के सब्र का बांध तोड़ देती है। राजीव सबके सामने कथामुथु का मजाक उड़ा देते हैं और उन्हें अनपढ़ और गंवार तक कह देते हैं। यहां फिल्म का मिजाज एकदम बदल जाता है। हैप्पी, जिसे अपने पिता का बचाव करना चाहिए था, वो अपनी साख बचाने के लिए चुप रहता है। उसे डर है कि अगर उसने पिता का साथ दिया तो काव्या उसके हाथ से निकल जाएगी। कथामुथु अपने बेटे की आंखों में वो बेरुखी देख लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा उनसे प्यार नहीं करता बल्कि उनसे शर्मिंदा है। वो भरी आंखों से उस आलीशान महफिल से बाहर निकल जाते हैं। यहीं पर दर्शकों को उस पिता के अकेलेपन का एहसास होता है जिसने पूरी जिंदगी दुनिया की गालियां सिर्फ अपने बेटे को हैप्पी रखने के लिए सुनी थी। होटल के उस अपमान के बाद हैप्पी और काव्या के बीच का तनाव चरम पर पहुंच जाता है। राजीव साफ कर देते हैं कि वे अपनी बेटी का हाथ ऐसे परिवार में नहीं देंगे, लेकिन असली धमाका तब होता है जब काव्या, जो अब तक खामोश थी, हैप्पी के गांव के एक पुराने परिचित से सच जान लेती है। उसे पता चलता है कि हैप्पी ने न सिर्फ अपने पिता की आर्थिक स्थिति बल्कि उनकी पूरी पहचान के बारे में झूठ बोला था। जब काव्या हैप्पी को सबके सामने बेनकाब करती है तो हैप्पी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो गुस्से और हताशा में अपने पिता पर ही बरस पड़ता है।
वो कथामुथु को चीख कर कहता है कि उनकी वजह से उसे बचपन से लेकर आज तक सिर्फ जिल्लत मिली है और आज उनका गमवारपन उसके प्यार के टूटने की वजह बन गया। कथामुथु चुपचाप अपने बेटे की कड़वी बातें सुनते रहते हैं। उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरता, बस एक गहरी खामोशी छा जाती है। इसी बीच हैप्पी के गांव से उसके पिता का एक पुराना दोस्त बेंगलुरु आता है, जो हैप्पी को वो सच बताता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमें एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि जिसे हैप्पी कंजूसी समझता था, वो दरअसल कथामुथु की तपस्या थी। कथामुथु को गांव वाले क्यों चिढ़ाते थे? क्योंकि सालों पहले जब हैप्पी बहुत छोटा था और एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, तब कथामुथु के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लोगों के तानों को सहा और अपनी हर जरूरत को मार दिया ताकि वे पैसे जोड़ सके। उनकी शारीरिक बनावट और अजीब चाल का कारण भी कोई जन्मजात बीमारी नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट था जो तब हुआ था जब वे हैप्पी के लिए दवाइयां लेने बारिश में मीलों पैदल भाग रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी उम्र का मजाक सिर्फ इसलिए बनने दिया ताकि उनके बेटे का भविष्य संवर सके। वे कंजूस इसलिए थे क्योंकि वे हैप्पी की पढ़ाई और उसके शहर जाने के लिए एक एक पैसा बचाना चाहते थे। यह सच हैप्पी के सीने में किसी खंजर की तरह उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस कलंक से वह भाग रहा था, वह दरअसल उसके पिता के प्यार के निशान थे। वह अपने पिता को ढूंढने के लिए पागलों की तरह बाहर निकलता है, लेकिन कथामुथु होटल छोड़कर जा चुके होते हैं। वह उन्हें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह ढूंढता है, पर वे कहीं नहीं मिलते। हैप्पी को अपनी हर वो बात याद आने लगती है जो उसने अपने पिता को दुखाने के लिए कही थी। फिल्म का यह हिस्सा दर्शकों को झकझोर कर रख देता है, क्योंकि यह समाज के उस दोहरे चेहरे को दिखाता है जो किसी की बाहरी दिखावट पर तो हंसता है, पर उसके पीछे के संघर्ष को कभी नहीं देखता। अब हैप्पी के सामने सिर्फ एक ही मकसद है, अपने पिता को ढूंढना और उनसे उस गुनाह की माफी मांगना जो उसने अपनी नासमझी में किया है। लेकिन क्या कथामुथु उसे माफ कर पाएंगे? और क्या काव्या, जिसने हैप्पी का झूठ देखा है, उसे दोबारा अपनाएगी? हैप्पी पागलों की तरह बेंगलुरु की सड़कों पर अपने पिता को ढूंढ रहा है। उसकी आंखों के सामने अब काव्या का चेहरा नहीं, बल्कि अपने पिता के वो फटे हुए जूते और उनके चेहरे की वो मासूम मुस्कान घूम रही है जिसे उसने हमेशा शर्मिंदगी की नज़र से देखा था। काफी मशक्कत के बाद हैप्पी को उसके पिता शहर के एक छोटे से मंदिर के कोने में बैठे मिलते हैं। कथामुथु वहां अकेले चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ में अभी भी वही सस्ता सा थैला था जिसमें उन्होंने हैप्पी की पसंदीदा मिठाई रखी थी, जो वो होटल में उसे नहीं दे पाए थे। हैप्पी दौड़कर उनके पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह शब्द नहीं ढूंढ पा रहा है माफी मांगने के लिए, लेकिन कथामुथु, एक पिता का दिल कभी अपने बच्चे से नफरत कर ही नहीं सकता। वे हैप्पी को उठाते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, बेटा, मुझे डर था कि मेरी वजह से तेरी खुशियां न छिन जाए, इसलिए मैं खुद ही चला गया था। यहीं पर फिल्म का सबसे शक्तिशाली मोड़ आता है। हैप्पी अब चुप नहीं रहने वाला। वह कथामुथु को वापस उसी होटल में ले जाता है जहां राजीव और काव्या अभी भी मौजूद थे। इस बार हैप्पी के चलने के अंदाज में शर्म नहीं, बल्कि गर्व था। वह राजीव के सामने खड़ा होकर एक ऐसा भाषण देता है जो हर दर्शक के दिल को चीर देता है। वह कहता है, सर, आपने पूछा था कि मेरा स्टेटस क्या है। मेरा स्टेटस ये आदमी है। इन्होंने मेरे लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की ताकि मैं आज आपके सामने सर उठाकर खड़ा हो सकूं। अगर एक अनपढ़ बाप अपने बेटे को इंजीनियर बना सकता है, तो वो अनपढ़ नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। हैप्पी काव्या से कहता है कि अगर उसे उसका प्यार चाहिए तो उसे उसके पिता को उसी रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि हैप्पी का वसूल ही कथामुथु से है। काव्या, जिसकी आंखों में अब हैप्पी के लिए सम्मान और पिता के लिए प्यार था, वो आगे बढ़कर कथामुथु के आशीर्वाद लेती है। राजीव को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने इंसान को उसकी ऊपरी चमक से आंका, उसके चरित्र से नहीं। फिल्म का अंत एक सुखद मोड़ पर होता है। हैप्पी और काव्या की शादी उसी गांव में होती है जहां कभी कथामुथु का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इस बार जब कथामुथु मंच पर आते हैं तो कोई हंसता नहीं है। पूरा गांव उनके सम्मान में खड़ा होता है, क्योंकि हैप्पी ने सबको उनके पिता के संघर्ष की कहानी सुना दी थी।
हैप्पी राज सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, बल्कि एक संदेश बन जाता है कि असली खुशी अपने माता पिता के त्याग को समझने और उन्हें सम्मान देने में है।